हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी बिहार एसएससी सीजीएल 3 का, जिसमें कि क्रॉन पब्लिकेशन के जो डेली प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे थे उसका आज ये सेट नंबर 4 होगा। इससे पहले ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लेंगे। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के भी सेट नंबर 14 वॉल्यूम 1 के कंप्लीट कर दिए गए हैं, वह भी आप ज़रूर देखेंगे। और आने वाली सभी जो वीडियो अब जो आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो सभी वीडियोज आप लोगों के कहने पर ही पूरे कॉन्सेप्ट के साथ और जितने भी डिटेल हो सकते हैं उतने डिटेल के साथ आप लोग को कराया जा रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो में बने रहेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 4, और इससे पहले के सभी सेट आपके पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेंगे। वहां पर डाल दिए गए हैं, लिंक नीचे टेलीग्राम के दिया हुआ है। चलिए देखते हैं सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है कि यदि डैश फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर सीमांत संप्राप्ति शून्य होती है। ऐसे को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे को कहा जाता है एकाधिकार। यानी कि यदि एकाधिकार फर्म की लागत शून्य होती है या केवल स्थिर होती है तो संतुलन में आपूर्ति की गई मात्रा का निर्धारण जो है उस बिंदु द्वारा किया जाता है जहां सीमांत राजस्व शून्य होता है। इसे ध्यान में रखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र डैश आकार के होते हैं। यानी कि शॉर्ट टर्म के जो सीमांत लागत होते हैं उसका वक्र कैसा होता है? तो हमेशा याद रखेंगे वो यू आकार का होता है। ऑप्शन नंबर ई होता है। तीसरा प्रश्न है कि बेटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, ये किस सूची के में सूचीबद्ध है? यानी कि केंद्रीय, राज्य, विश्व या समवर्ती। तो आपको पता होना चाहिए कि बाजी लगाना, बेटिंग लगाना, जुआ खेलना ये सभी के सभी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और राज्य सूची को ही हम राज्य सूची यानी कि सूची नंबर 2 के नाम से भी जानते हैं। और आपको यह भी पता होगा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कुल 61 विषयों की एक सूची है, जो कि पहले 66 हुआ करता था। और 61 विषय किसमें है? तो राज्य सूची में शामिल है। तो इतना याद रखेंगे। चौथा प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में कुल डैश संसदीय सीटें यानी कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? पश्चिम बंगाल के लोकसभा की सीट को अगर हम बात करें तो वहां पर टोटल 42 सीट मिलेंगे। और बिहार में कितना है? 40 सीट है, यह भी याद रख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा पांचवा कि 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए का दौरा किया था। यानी कि कहाँ का दौरा किया था? बात है 1917 का। तो आपको पता होगा कि 1917 में ही बिहार के चंपारण जिला के अंतर्गत तीन कठिया प्रणाली के कारण गांधी जी सबसे पहले 1917 में बिहार आए थे, जहां पर 3/20 यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर खेती की, नील की खेती की बात कही गई थी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 6 नंबर की बादामी चालुक्य के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? तो बादामी चालुक्यों को बादामी जाने से पहले वहाँ की राजधानी एहोल हुआ करता था, यह भी याद रख लेंगे। और बादामी को ही बतापी के नाम से भी जाना जाता है, यह भी ध्यान में रख लेंगे। अगला प्रश्न है 7वां कि बिहार का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ये करंट से संबंधित प्रश्न है। आपको याद रखना होगा कि बिहार का शेखपुरा जिला जो कि न्यूनतम वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां का घनत्व कितना है? 1.19 किलोमीटर। 8वां प्रश्न है कि एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 किस देश में हुआ है? तो एक दिवसीय महिला विश्व कप जो है ये न्यूजीलैंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये करंट के प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने हाल में ऐलान किया कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? यानी कि वह कौन सा देश है? तो वह है श्रीलंका। श्रीलंका में भीषण आर्थिक संकट से आ जाने के कारण श्रीलंका ने यह ऐलान कर दिया है कि उसके पास जितने भी विदेशी कर्ज है लगभग 51 अरब डॉलर वह अब किसी को चुकाने में असमर्थ है। यानी कि श्रीलंका के सरकार ने इस कदम को अंतिम उपाय बताया और वो खुद को डिफॉल्ट घोषित कर लिया। तो
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पार्किंसन दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। आखिर ये पार्किंसन होता क्या है। तो पार्किंसन रोग जो है वो शरीर के गतिविधि में धीमापन, अकड़न और अस्थिरता पैदा करता है, यह भी याद रख लेंगे। और 2022 में जो विश्व पार्किंसन दिवस का थीम रखा गया हुआ है इंटीग्रेटेड केयर के नाम से रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर कि किस प्रसिद्ध असमिया कवि को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यह दिया गया है नीलमणि फूकन को। और यह भी ध्यान रख लेंगे कि नीलमणि फूकन को ये कहाँ के थे, तो असम के थे। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और ज्ञानपीठ चयन बोर्ड के चेयरपर्सन ने ये इनको दिया था। और इससे पहले इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न कहता है कि विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथार्ड वे सुरंग किस देश में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथार्ड वे से है, जो किस देश में स्थित है। तो गोथार्ड वेस टनल की अगर बात किया जाए तो ये स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से के शिखर से होकर ये रेलवे बेस टनल गुजरता है। और इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो 2016 में हुआ था, यह भी याद रख लेंगे। 13 नंबर प्रश्न है कि सीडो SIDO सीडो का संबंध किससे है। तो सीडो का तात्पर्य जो होता है लघु उद्योग विकास संगठन, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से सीडो को जाना जाता है। यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और सीडो की स्थापना 1954 में हुआ था। एक सीड भी होता है, वह भी लघु उद्योग से ही संबंधित है, और एक सीडो होता है। व्हीलर द्वीप का नाम क्या है। व्हीलर द्वीप का वर्तमान में जो नाम बदल के कर दिया गया है वह है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। और ये कब, तो 2015 से किया गया था। और ये व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है, यह भी याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर, ऑपरेशन ग्रीन योजना का संबंध किससे है। तो भारत सरकार जो है, भारत सरकार ने फल और सब्जी का उचित दाम निर्धारित करने के लिए ही ऑपरेशन ग्रीन योजना चलाया था। और यह सफल बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए की बजट भी लाया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि जल चौगान यानी कि पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो पोलो जिसे हम चल चौगान भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत दो टीमों के मध्य में जो पानी में खेले जाने वाली प्रतियोगिता है, जिसके अंतर्गत 7 टीमें होती है। और यह भी ध्यान रखेंगे कि टोटल 7 टीम होते हैं, प्रत्येक टीम में 6 फील्ड प्लेयर और 1 गोलकीपर होता है, इतना याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर की माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि माधुरी दीक्षित का जो संबंध है वह कथक से है, और कथक से ही संबंधित हैं बिरजू महाराज, यह भी ध्यान रख लेंगे। और कथक के ही जो बिरजू महाराज थे जिन्होंने फिल्म देवदास के गीत काहे छेड़ में माधुरी दीक्षित को जो है उन्होंने सिखाया भी था। अगला प्रश्न है 18 नंबर की किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से GI टैग मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ये कैरन से संबंधित है। और अगर देखा जाए तो कांगड़ा चाय को साल 2005 में भारतीय GI टैग मिला है। साल 1999 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में चाय की खेती और उसके विकास में सुधार देखा गया है। 19 नंबर प्रश्न है कि माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है। तो माई स्टोरी की अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और बल्लेबाज हुआ करते थे माइकल क्लार्क। माइकल क्लार्क की पुस्तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 20वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। ये कैरन से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य जहां पर साल 2026 का राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी करेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है 21वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। नेपाल, चीन,
मालदीव, अफगानिस्तान। तो अगर देखा जाए यहाँ पर सबसे पहले सार्क, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, SARC, सार्क है ना, SAARC, सार्क। सार्क के अंतर्गत कुल आपको 8 कंट्री मिलेगा। उन 8 कंट्री में आपका बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान। और इस प्रकार आपको ऑप्शन में दिख गया होगा, चीन जो है सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की अगर बात किया जाए तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना ढाका में हुआ था। अगला प्रश्न है 22वां कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। गौतम बुद्ध का जो अंतिम व्यक्ति थे वह थे सुबुद्ध। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बुद्ध ने अपना जीवन के अंतिम काल में अपने शिष्य जो थे चुंद के यहाँ पावा पहुंचे, वहीं पर जो है इन्होंने भोजन खाया था और भोजन के कारण वो अतिसार से पीड़ित हो गए और वहां से कुशीनगर गए और कुशीनगर में जाकर के उन्होंने सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिए थे। 23वां प्रश्न है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बिहार राज्य के भागलपुर के अंतर्गत स्थित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था और यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न है 24वां की गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है। लीलावती के अगर लेखक की बात किया जाए तो वह हो जाएंगे भास्कराचार्य। ऑप्शन नंबर डी। 25वां प्रश्न, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी है। हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है और ध्यान रखेंगे कि द्वार समुद्र जो है वर्तमान में हैलविड के नाम से जाना जाता है और यह होयसल वंश के राजाओं की राजधानी हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सी। इसकी राजधानी की जो है स्थापना कौन किया था, तो बिट्रिंग ने की थी, जो कि बाद में विष्णुवर्धन के नाम से जाना गया। 26 नंबर प्रश्न है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। औरंगजेब, अकबर, हुमायूं या बाबर। इनमें अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो बाबर। और एक और याद रखिएगा, बाबर और जहांगीर, जहांगीर का भी जो मकबरा है वह भारत में नहीं है। ये ऐसे दो मुगल शासक है जिसका मकबरा विदेशों में है। बाबर की मकबरा की अगर बात किया जाए तो वह अफगानिस्तान के काबुल में, जबकि जहांगीर के मकबरा की अगर बात किया जाए तो लाहौर के शहादरा में स्थित है। तो दोनों याद रखेंगे। चलिए आपसे प्रश्न है, अकबर का मकबरा आप कमेंट में बताएंगे। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। इन सभी में अगर आप ऑप्शन को देख लेंगे तो दिल्ली, दिल्ली जो है अब्दुल रहीम खान खाने का मकबरा, ये गलत है। अगर सही क्या है तो अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ये जो है क्या पूछा है, सही सुमेलित है, माफ करेंगे सही सुमेलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी अन्य सभी आपका गलत है। जैसे देखा जाए शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, एतमाद दौला का मकबरा आगरा और औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद में है। तो मिलान कर लेंगे। जैसे देखिए कहाँ पर, फिर से एक बार, शेख सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी। उसके बाद हमारा हो जाएगा एतमाद दौला का मकबरा, एतमाद दौला का मकबरा जो है यह आगरा में है और औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद में है। ऑप्शन नंबर डी। 28वां प्रश्न है कि मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। तो मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य हुआ करता था बर्खास्त भूमि की वापसी। ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो 1908 ईस्वी याद रखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। इसमें शामिल दो व्यक्ति थे, प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने ही मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश हुआ करता था किंग्सफोर्ड। मारने का प्रयास उन्हीं का किया गया था, मगर इसमें मारा गया था कोई और, मिस्टर कैनेडी की पत्नी और बेटी मारी गई थी। इस कारण से प्रफुल्ल चाकी खुद से आत्महत्या कर लिए थे और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। और इस प्रकार कहा जाता है कि खुदीराम बोस जो थे सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी भी थे। अगला प्रश्न है 30 नंबर कि 1920 की खिलाफत आंदोलन कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में था। तो खिलाफत आंदोलन यह हुआ था इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर सी। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी या गुजरात। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी को ही हम
केप कमोरिन के नाम से भी जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल की अगर बात किया जाए तो हरी के बैराज से होता है, जो कि पंजाब के निकट है और पंजाब के निकट ब्यास और सतलज नदी के संगम पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई लगभग 650 किलोमीटर है। ये पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर से होते हुए बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर इन सभी जिलों में सिंचाई पहुंचाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 33वां प्रश्न कहता है कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो पोंग बांध की अगर बात किया जाए तो पोंग बांध का निर्माण हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में ब्यास नदी पर स्थित है, यह भी याद रख लेंगे। और इस बांध से निर्मित जलाशय महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से जाना जाता है, जिसे कि रामसर कन्वेंशन के द्वारा भारत की आर्द्र भूमि के रूप में भी शामिल किया जा चुका है। तो सही आंसर हो जाएगा ब्यास नदी, ऑप्शन नंबर डी। 34वां प्रश्न, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कौन सा है। ऑप्शन में देखेंगे गंगातीरी, हरियाणा, साहिवाल या थारपारकर। तो ऑप्शन के अनुसार सही आंसर हो जाएगा साहिवाल। साहिवाल गाय की प्रजाति मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है, जो कि प्रतिदिन 10 से 16 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न है 35वां कि नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है कहाँ पर। तो नून माटी का तेल शोधक कारखाना, ये आपको पता होगा, असम राज्य में स्थित है, जिसका प्रबंधन कौन करता है। देखो आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन करता है और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। 36 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इन सभी में अगर देखा जाए 36 का तो ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय, ये गलत है। दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय हैदराबाद नहीं सिकंदराबाद हुआ करता है। बाकी अन्य सभी क्या है, हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग सही है, नासिक पुणे राष्ट्रीय मार्ग 50 और दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस मार्ग, ये सभी सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। वीडियो एक बार आप लोग आपको लगता है कि अगर ये हेल्पफुल है आपके लिए तो एक बार ज़रूर शेयर करेंगे और अपने दोस्तों तक सभी स्टडी ग्रुप में ज़रूर पहुंचाएंगे। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। ओपन सागरीय बंदरगाह हल्दिया, मुंबई, चेन्नई या विशाखापट्टनम। अगर इन सभी में देखा जाए तो हमारा चेन्नई जो है ये खुली सागरीय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जहां पर होता क्या है कि जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हुए लेकर जाया जा सकता है। अगला प्रश्न है 38 कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। तो आपको याद होना चाहिए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है नवीन मोड़दार पर्वत या बलित पर्वत में पाई जाती है। और हिमालय पर्वत जो है एक नवीन मोड़दार पर्वत होता है, जिसका निर्माण टर्सरी काल या सेनोजोइक काल में होता है। और आपको यह भी पता होगा कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी 8,850 मीटर के आसपास माउंट एवरेस्ट है। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वत। 39 हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। ऑप्शन में अगर देखेंगे तो आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया। अब आप ऑप्शन खोजेंगे, ऑप्शन नंबर सी सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और एक यहाँ पर जो आपका नहीं दिया है वह है इरिट्रिया। तो इरिट्रिया को भी याद रखेंगे, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अगला प्रश्न है 40वां, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है। कोलंबिया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला या निकारागुआ। तो सही आंसर हो जाएगा निकारागुआ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 41वां कि बिहार के किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं। पटना, पूर्णिया, मुंगेर या मगध। ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो आपको सही आंसर मिलेगा पटना मंडल। पटना मंडल के अंतर्गत कुल 6 जिले हैं, ये ऑप्शन बेस से है। पटना के अंतर्गत 6 जिले हैं, पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर। कौन कौन सा। पटना प्रमंडल के अंतर्गत पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर। भोजपुर के ही आप लोग आरा के नाम से जानते हैं, वह भी याद रख लेंगे आरा।
फिर रोहतास को ही सासाराम के नाम से आप लोग जानते हैं तो वो सासाराम, कैमूर को ही आप भभुआ के नाम से जानते हैं तो भभुआ। ये सभी जो है भोजपुर का मुख्यालय आरा है, आरा कोई जिला नहीं है। उसके बाद रोहतास की बात करें तो रोहतास जिला है, सासाराम जिला नहीं है। कैमूर की बात करें तो कैमूर जिला है, भभुआ जिला नहीं है। वो सभी उसके मुख्यालय के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर कि बिहार का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान राजेंद्र सम्मान है, ऑप्शन नंबर डी। 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी ने सिफारिश की कि सेबी को सीसीआई के साथ प्रतिस्थापित करने वाले नियंत्रित प्राधिकरण नहीं बनाना चाहिए बल्कि बाजार नियामक के रूप में कार्य करना चाहिए। तो यह कथन है राघवन समिति का, तो याद रख लेंगे ऑप्शन नंबर बी। 44वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन था। तो आपको पता होगा कि भारत का वाणिज्यिक बैंक जिसकी स्थापना 1770 में हुआ था वह है बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि वायदा बाजार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वायदा बाजार की अगर बात किया जाए तो वायदा बाजार आयोग जो है भारत में माल का विनियमन करता है। माल विनियमन के लिए वायदा बाजार जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1953 में, मुख्यालय मुंबई में, और यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी। 46वां प्रश्न है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में अगर उद्देशिका की विचार की अगर बात किया जाए तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अब बात आई है अमेरिका की, तो और अमेरिका से संबंधित जान लेते हैं। अमेरिका से ही हमें मौलिक अधिकार मिलता है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था मिलती है, न्यायिक पुनरावलोकन मिलता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग मिलता है, उपराष्ट्रपति की व्यवस्था मिलता है, वित्तीय आपात का प्रावधान मिलता है। अगला है 47वां। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे या अध्यादेश जारी करे। तो इन सभी में अगर देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने यह उसके अधिकार में नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान है। उसे 3 प्रकार की आपातकाल की भी व्यवस्था की गई है। 52 में राष्ट्रीय आपातकाल, 56 में राष्ट्रपति शासन, 60 में वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 123 के तहत वह अध्यादेश जारी कर सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, बल्कि उसे अनुच्छेद 124(4) के तहत, अनुच्छेद 124(4) के तहत उसे भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी। 48वां, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 49, 49वां है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है। इन सभी में अगर देखा जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में आता है। अगला प्रश्न है 50, जो कि जीके का आखिरी प्रश्न है कि 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था किस अनुच्छेद के तहत। तो ध्यान रखेंगे कि 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था अनुच्छेद 123 के तहत, जो कि राष्ट्रपति को अध्यादेश के बारे में उल्लेख करता है, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर जाना था। वीडियो पसंद आया है, आपको लगता है कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है, तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर इसे पहुंचाएं। चलिए 51 नंबर प्रश्न जो है अब आपके साइंस से संबंधित है, और साइंस एक अहम रोल रखेगा 25 प्रश्न। तो साइंस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, लोग आर्ट्स पर लटके रह जाते हैं और साइंस फिर उनको लटका देता है। आप हमेशा प्रयास कीजिए कि आप बस साइंस को थोड़ा सा मजबूत किया कीजिए। आर्ट्स पेपर लगभग सभी का 90% लोगों का मजबूत होता है, ठीक है। तो साइंस से आप अपना पकड़ बनाइए। चलिए 51 नंबर प्रश्न है कि बिजली से धातु चढ़ाना यानी कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है। तो ये आपको पता होगा, जस्ता का लेप चढ़ा दिया जाता है, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं।
52 नंबर प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। 53 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है। तो सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। 54 है कि एक्स किरण की खोज किसने किया था। तो ये तो आपको पता ही होगा। एक्स किरण की खोज जो है यह 8 नवंबर 1895 को जर्मनी के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन, इन्होंने ही किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न कहता है पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है। तो यह भी आपको पता होगा, दाब की इकाई है। दाब का एक और एसआई मात्रक में इकाई होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे ही पास्कल कहते हैं। 56 है कि एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 10 गुना आ जाएगा। देखिए सॉल्व कैसे करना है। इसके लिए आप m इंटू 5 माइनस एन इंटू 0.5 रख लेंगे बराबर 0। अब आप बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको सॉल्व करके n बाई एम मिल जाएगा, जो कि 5 बाई 0.5 मिल जाएगा, जो कि 10 गुना हो जाएगा। अगला है 57 कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या होता है। तो उसका घनत्व का कम होना ही होता है। 58 है कि जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा। तो परावर्तित किरण का घूर्णन 2 थीटा होता है। 59 की तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनने का कारण क्या है। तो बाष्पीकरण की दर तेज होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रस्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। आपको पता होना चाहिए 3 रेंज होते हैं ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर 3 तरह के होते हैं। ध्यान से सुनेंगे। एक होता है अवश्रव्य तरंग। अवश्रव्य तरंग जो होता है वह 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। दूसरा होता है श्रव्य तरंग। श्रव्य तरंग जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। जबकि तीसरा जो होता है प्रश्रव्य तरंग वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला पता होना होगा। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है n प्लस एन, और अब आप p न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दिया है, प्रोटॉन नहीं दिया। ठीक है, और इसलिए अब हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल होता है। ठीक है, और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 18 हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या का योगफल होता है द्रव्यमान संख्या। और इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 20 और 18 प्लस कर देंगे। 62 नंबर है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें पोटेशियम। पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, जिसे के से डिनोट करते हैं। 63 है कि निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। आपको पता होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला प्रश्न है 64 के हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील वह हो जाएगा हमारा फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर प्रश्न, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। साथ ही साथ याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प, ये सभी ग्रीन हाउस के अंतर्गत आता है, जो कि भूमंडल को टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है। 66 प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर हमेशा आइसोप्रीन का बहुलक होगा, ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर प्रश्न है कि कीट संवर्धन क्या है।
तो ये कीट संवर्धन, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान ही कीट संवर्धन कहलाता है। प्रश्न है आगे 68, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह कौन सा? यानी कि अब पहले सिनकोना का छाल हम मलेरिया के लिए उपचार करते थे, लेकिन अब उसके जगह पर क्या आ गया है? तो वह क्लोरोक्विन के नाम से जाना जाता है। अगला है 69 नंबर की निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। तो एजोला जो एक अच्छा उर्वरक बनेगा नीलहरी शैवाल के मिलाने से। 70 नंबर प्रश्न है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होगी? तो श्वास की गति क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला 71 कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? आंत से, अमाशय से, गुर्दा से या प्लीहा से? तो यूरिया जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा गुर्दा। जब शरीर में यूरिया अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है तो इस रोग को हम यूरीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरीमिया। यूरीमिया के नाम से जाना जाता है और ये गुर्दा के कारण होता है। 72वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारा शरीर में नहीं होता? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन? तो आपको यह भी पता होगा कि विटामिन जो है रासायनिक रूप से एक कार्बनिक यौगिक होता है और वैसे यौगिक को ही हम विटामिन कहते हैं जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सके बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है, उसे हम विटामिन कहते हैं। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मगर ध्यान रखिएगा विटामिन के और विटामिन डी जो है हल्का हल्का हमारे शरीर में बनता है। चलिए आगे आते हैं प्रश्न 73, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? लोहा, जस्ता, गंधक और मैग्नीज? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा गंधक। 74वां प्रश्न है कि एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन की अगर बात किया जाए तो एस्ट्रोजन जो है एक मादा जनन हार्मोन है ना, जो अंडाशय के ग्रेफियन फॉलिकल द्वारा स्रावित होता है और इसका स्राव यौवनारंभ से लेकर के रजनोवृत्ति यानी कि मोनोपॉज तक होता है। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूटिका के नाम से जाना जाता है। आखिरी प्रश्न है इस सेट का कि बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि? वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाएंगे, अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करके जाएंगे। हमें आपका सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है, तो आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे और आपका जो भी डिमांड होगा उन सभी किताब को हम आपके साथ हम अपने माध्यम से आपको पहुंचाते रहेंगे। तो बस आपका सपोर्ट और प्यार यूं ही मिलता रहे तो हम भी आपके साथ साथ बने रहेंगे, आप भी हमारे साथ बने रहेंगे। तो वीडियो को एक और लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपके टोटल स्कोर कितने हैं। कट ऑफ आपका 55 है और पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे आपको दिए गए हैं। पूरी डिटेल के साथ पूरे पीडीएफ मौजूद है। आइए देखते हैं 75 का आंसर क्या कहता है कि बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। तो ये था इस प्रकार आपके टोटल 75 प्रश्न जीके, जीएस और करंट के। उसके बाद के आगे के जो प्रश्न है वो मैथ रीजनिंग है, उसका पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं, आप इसे आराम से बना लेंगे और आंसर भी और मेनली बात इसका ये है कि इसके जो आंसर दिए गए हैं वो एक साथ बॉक्स में नहीं दिए गए हैं, सबके सिंगल सिंगल आंसर दिए गए हैं, इसलिए इसका आंसर हम नहीं दे पाते क्योंकि पीडीएफ बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। मगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार यूं ही बना रहा, आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि आगे के सभी सेट में इसके आंसर और पीडीएफ वगैरह सब दे दें। अगर इस वीडियो को आप 1000 लाइक दिलवा देते हैं तब हम आगे से आपके पीडीएफ जो है वो हम आपको मौजूद करा देंगे पूरे डिटेल में। तो चलिए उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके आने वाले एग्जाम में ये हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको एक बड़ा मंजिल देगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।